हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा हम लोग हमारा सैम्पल पेपर 3 आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के लिए। ठीक है, तो 2 ऑलरेडी हो चुके हैं सैम्पल पेपर डिस्कस। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा सैम्पल पेपर सॉल्व करने में, बिकॉज एंड में ना ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चंस मिल जाए बहुत सारे और हम उसके अकॉर्डिंग क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये सीरीज उसी को ध्यान में रख के बनाई गई है। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग चीजों से पूछे जाते हैं। राइट, चलो तो आज का सैम्पल पेपर शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जो हमारा बायो वाला पार्ट है, ठीक है जी, उसका पहला जो सवाल है हमारा वो क्या है, एमसीक्यू रहेगा यहाँ पे। पहला सवाल, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। ठीक है, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं भैया? देखो हमें पता है कि हमारे पास जो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या मिलता है हमें? सेल के अंदर मिलती है हमें न्यूक्लियस। ठीक है, क्या मिलेगा सेल के अंदर आपको? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलता है क्रोमैटिन, जो कि धागे की तरह होता है। लेकिन जब भी सेल को डिवाइड करना होता है तो ये जो क्रोमैटिन है मेरा, ये थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और ये क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। ठीक है, किसमें डेवलप कर जाता है? ये क्रोमोसोम में डेवलप कर जाता है। कर जाता है, नहीं कर जाता? यस, वेरी गुड। ठीक है ना, ये किसमें डेवलप कर जाता है? ये हमारा क्रोमोसोम के अंदर डेवलप कर जाता है। राइट, अब ये क्रोमैटिन या ये क्रोमोसोम जो है हमारा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, एक पतली है और एक मोटी है। ठीक है, एक आपको तब दिखाई देगी जब सेल डिवाइड कर रहा होगा या डिवाइड करने वाला होगा, और एक आपको तब दिखाई देगा जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा, नॉर्मली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों बने किससे हुए हैं? इसके अंदर क्या बैठा हुआ है? इसके अंदर बैठा हुआ है आपका डीएनए और उसके साथ में कुछ प्रोटीन्स। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, आरएन, तो ये आरएनए है। ठीक है, अच्छा, डीएनए एंड प्रोटीन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? सी ऑप्शन। ठीक है, ए बी अलग अलग दिए हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट करेक्ट। ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन आर गोइंग टू मेक योर क्रोमोसोम। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कह रहा है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल्स। इनमें से किस टिश्यू के पास डेड सेल होता है? ठीक है, अब देखो ऑप्शन दिया है स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा, एपिथेलियल टिश्यू एंड कोलेनकाइमा। हम जानते हैं कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेंकाइमा तीनों ही क्या हैं? तीनों ही सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। क्या है? दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज। पैरेन्काइमा का काम मेनली क्या होता है? स्टोरेज का होता है। ठीक है, वहीं पे कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो स्क्लेरेंकाइमा है बेटा, वो क्या करेगा? हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। तो ये तो फंक्शंस की बात हो गई। लेकिन अगर हम सेल्स के पास जाएं तो हमारे पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। ध्यान रखेंगे, सेल्स लिविंग होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, जबकि कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल्स यानी कि कोलेनकाइटमस सेल्स जो आपको मिलेंगे, वो सेल्स लिविंग तो होते हैं लेकिन उनकी वॉल जो होती है वो कॉर्नर से क्या रहती है? थिक। ठीक है ना, कैसी रहती है वॉल उनकी? कॉर्नर से थिक वॉल रहती है। ठीक है जी, अच्छा, सो कोलेनकाइमा से वॉल रहेगी क्या? थिक। क्लियर है? जबकि मैं स्क्लेरेंकाइमा की बात करूं तो यहां पे बेटा जी सेल्स कैसे होते हैं आपके? डेड होते हैं, और उसके बाहर बहुत ही थिक वॉल प्रेजेंट होती है, जिसपे किसका डिपोजिशन रहता है? लिग्निन का। ठीक है ना, किसका डिपोजिशन रहेगा? लिग्निन का। दैट मींस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्क्लेरेंकाइमा। क्लियर है? चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। इफ द टिप ऑफ अ शुगर केन प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इट्स लेंथ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखो इन्होंने बोला कि शुगर केन है हमारे पास, ठीक है, उसका टिप हमने काट दिया यहां से। अगर टिप काट दिया इसका मतलब आपने एपिकल मेरिस्टेम को कट कर दिया है, एपिकल मेरिस्टेम एब्सेंट हो गई, यानी कि अब जो जो टिप पे जो सेल्स थे, जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, जिन्होंने डिवाइड करना था और जो लेंथ इंक्रीज में हेल्प कर रहे थे, वो अब नहीं होगा। लेकिन फिर भी शुगर केन जो है, ठीक है, उसका हाइट जो है वो बढ़ रहा है। क्यों? लेंथ क्यों बढ़ रही है? बिकॉज लेंथ बढ़ाने के लिए सिर्फ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही इन्वॉल्व नहीं होता, इसके साथ साथ हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी होता है, जो कि इंटरनोडल एलोंगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कौन होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी हमारे पास होता है, जो किस में हेल्प करता है? इंटरनोडल एलोंगेशन में हेल्प करता है। और फाइनली इससे होगा क्या? इससे आपकी प्लांट की हाइट ही क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। क्लियर है? तो यहां पे क्या आंसर हो गया हमारा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ द हैंड
वर्ड डिसलोकेटेड, एक बंदा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दो जो हड्डियां हैं उसकी, ठीक है, ये जो दोनों हड्डियां हैं उसकी ये क्या हो जाती हैं, डिसलोकेट हो जाती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग में बी द पॉसिबल रीजन, ठीक है, दो हड्डी है, ठीक है, डिसलोकेट हो गया यानी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, विच कनेक्टिव टिश्यू इज इन्वॉल्व इन दैट, वेरी ट्रू, इट इज द लिगामेंट, ठीक है ना, कौन करता है कनेक्ट इसको, लिगामेंट। तो याद रखेंगे बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम लिगामेंट करता है और बोन से मसल को कनेक्ट करने का काम कौन करता है भैया, बोन से मसल को कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन, ठीक है, टेंडन। अच्छा आप मुझे बताओ अगर उसकी बोन्स डिसलोकेट हुई है तो कौन सा वाला कनेक्टिव टिश्यू अफेक्टेड रहा होगा, लिगामेंट। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, टेंडन ब्रेक हुआ है, नहीं, टेंडन तो मसल और बोन के बीच में होता है, ठीक है, ब्रेकेज ऑफ स्केलेटल मसल, नो, अगेन नो, लिगामेंट ब्रेक, क्या ब्रेक हुआ है, लिगामेंट ब्रेक हुआ है, बिकॉज इट इज द वन दैट इज कनेक्टिंग टू बोन्स टुगेदर, यानी कि इनकी जो लोकेशन है वो एक जगह पे है ड्यू टू दिस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज लिगामेंट। क्लियर है, चलो एरियोलर तो वैसे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एरियोलर कहां प्रेजेंट होता है, एरियोलर जो है वो आपको आपके मसल और आपकी स्किन के जो लेयर है उसके बीच में मिलता है एंड इसका मेन काम रिपेयर का रहता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स, इनमें से कौन सा राइबोसोम का फंक्शन नहीं है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है काफी बार, ठीक है। चलो, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है, इसका काम क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बनाना, ठीक है। अच्छा सेकंड कह रहा है ये इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, ये भी देखो एंजाइम्स जो होते हैं बेटा वो मैक्सिमम एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब प्रोटीन्स वो बना ही रहा है तो कुछ प्रोटीन कैसे फंक्शन कर सकते हैं, कुछ प्रोटीन आपके एंजाइम्स की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं, इसका मतलब सेकंड भी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को देखूं, स्टार्च, स्टार्च तो हमारा क्या है, स्टार्च तो ग्लूकोज का एक पॉलीमर है ना, ग्लूकोज जब फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है, ठीक है, तो वो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, प्लांट्स के केस में, है ना, तो उसका तो कोई लेना देना है नहीं राइबोसोम से, इसका मतलब फोर्थ तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा फोर्थ नहीं होने वाला मतलब आपका जो ये दोनों ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, ठीक है, बचे क्या, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अच्छा अब यहां पे आपको करना क्या है, देखो मैंने आपको इस ऑप्शन को क्यों नहीं रीड किया, क्योंकि हमारे कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं बेटा जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, और ये मैन्युफैक्चर कहां हो रहे हैं, ये एक्चुअली राइबोसोम से इनको मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या बैठेगा आपका, करेक्ट ऑप्शन बैठेगा, क्योंकि प्रोटीन को बनाना इज द मेजर फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, एंड मैक्सिमम एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और आपके मैक्सिमम वी कैन से एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है, सारे हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होते, दैट्स व्हाई वी हैवंट टेकन दिस ऑप्शन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हार्मोन्स जो है लाइक दे आर नॉट प्रोटीन्स, कुछ हार्मोन्स प्रोटीन्स भी होते हैं बट मैक्सिमम हार्मोन्स प्रोटीन आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है, चलिए सिक्स्थ पे आ जाते हैं हम, वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट बाय, वीड्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, है ना, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं आपके, है ना, अब ये अनडिजायरेबल प्लांट्स क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं हम, किलिंग ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड बिफोर दे ग्रो, डोमिनेटिंग द प्लांट्स टू ग्रो, कंपीटिंग फॉर रिसोर्सेज ऑफ क्रॉप्स कॉजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो पहला ऑप्शन में कह रहा है ये किलिंग ऑफ प्लांट, भैया ये वीड जो खुद एक प्लांट अनवांटेड प्लांट है तो ये दूसरे प्लांट को मारेगा क्यों, इसका मतलब ये ऑप्शन तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है, अगर एक ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है तो आपका ऑल ऑफ द अबव तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है ना। अच्छा डोमिनेटिंग द प्लांट्स टू ग्रो, ऐसा भी कुछ नहीं होता, क्या होता है यहाँ पे कंपटीशन एक अराइज कर जाता है किसके बीच में, आपके दोनों क्रॉप्स के, डिजायरेबल क्रॉप और आपके वीड्स के बीच में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे, करेक्ट है, ठीक है। विच वन इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग, इन सब में से ऑयल यील्डिंग जो हमारा प्लांट है वो कौन सा है, लेंटिल, सनफ्लावर, कॉलीफ्लावर, लोटस, ठीक है, तो आपने सुना होगा आपका जो सनफ्लावर ऑयल मिलता है मार्केट में, इसका मतलब सनफ्लावर से क्या मिलता है हमें, ऑयल, तो यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वेरी गुड।
अब आ जाते हैं assertion and reason पे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास assertion and reason जो है वो क्या बोल रहा है भाई, assertion कह रहा है permanent tissue is composed of mature cells। परमानेंट टिश्यू किसका बना हुआ है, मेच्योर सेल्स का बना हुआ है, मतलब ये सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करने वाले हैं, राइट। तो ये तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। मैरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ये भी ठीक है, बट आपस में अगर मैं रीजन को देखूं तो वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या नाइट्रोजन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो कि प्लांट को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, वो माइक्रो कहां से हो गया भाई, वो क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसका मतलब असर्शन का स्टेटमेंट ही आपका रॉन्ग है। तो असर्शन फॉल्स हमें एक ही में दिख रहा है, इसका मतलब रीजन क्या है, रीजन तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाना चाहिए, बट ठीक है रॉन्ग हो जाना चाहिए ऑप्शंस के हिसाब से। लेकिन यहां पे देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, तो यानी कि रीजन का स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन क्या है आपका लेकिन आपका जो क्या है हमारे पास, यू कैन से नाइट्रोजन एक मैक्रो, यानी कि आपके पास असर्शन का स्टेटमेंट रॉन्ग है लेकिन रीजन ट्रू है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन या फॉल्स है, रीजन क्या हो गया यहाँ पे, ट्रू हो गया। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे सेक्शन ए के क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं सेक्शन बी के पास हम, ठीक है। सेक्शन बी में पहले आपसे पूछ रहा है व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेम द टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट इट्स मेन फंक्शन। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर होता क्या है, ईआर, ईआर इज एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ, कैसे कैसे लिखोगे आप, इट इज अ नेटवर्क ऑफ, या हाँ नेटवर्क लिख लो आप लोग, नेटवर्क ऑफ टाइनी टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स, tiny tubular structures present in the cytoplasm, present in the cytoplasm, ठीक है। cytoplasm near nucleus, किसके पास, न्यूक्लियस के पास, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है हमें क्या बताना है, ईआर के टाइप्स बताने हैं। तो बेटा दो टाइप होते हैं ईआर के, एक होता है आपका आरईआर और दूसरा होता है आपका एसईआर। आरईआर इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एसईआर इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको राइबोसोम्स मिलते हैं, इसलिए ये कैसा होता है, रफ। और इसका काम क्या होता है, फंक्शन बताना है ना, तो इसका काम क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम हो गया बेटा जी इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि एसईआर जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, ठीक है, इसका काम क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा, अब यहाँ पे लिपिड तो है, अब यहाँ पे राइबोसोम तो है नहीं, यानी कि प्रोटीन तो बन नहीं सकता, लेकिन ये लिपिड्स बना सकता है। तो क्या काम हो गया इसका, लिपिड सिंथेसिस। क्लियर है। सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 10। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। मूव करते हैं आगे। Cell size may range from few micrometer to meter. Support the statement with the help of examples. ये कह रहा है कि भैया जो सेल का साइज होता है, कई बार वो बहुत छोटा है माइक्रोमीटर में और कई बार वो मिलीमीटर तक जाता है, ऐसा कैसे, इसको जस्टिफाई करो। यानी कि ये आपसे सिंपली पूछ रहा है कि आपको बोलना है कि देयर आर सम सेल्स, जैसे कि माइकोप्लाज्मा है ना, हमारे पास क्या है, देयर आर सम सेल्स विच आर कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज माइक्रोमीटर में होता है। किसमें होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। वहीं पे अगर मैं लार्जेस्ट सेल की बात करूं बेटा, तो वो आपका ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिच का एग होता है, राइट। तो हमारे पास ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास, सबसे लार्जेस्ट हो गया, है ना, साइज के अकॉर्डिंग। तो यानी कि हमारे पास इतनी ज्यादा वाइड वैरायटी मिल रही है सेल के साइज में, और ये जो सेल का साइज है, दिस इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द फंक्शन दैट दे आर गोइंग टू परफॉर्म, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है स्टेटमेंट को। तो यू कैन राइट cell size range from few micrometers to meter, as we can see in mycoplasma, which is the smallest cell, the size is approximately 0.3 micrometer. Like you cannot, if you're not able to recall the exact value, so you can simply write कि they are in micrometers. Whereas the largest cell, right, that is an ostrich egg, its size lies in meters. All the the size of the cell is basically is dependent on the function that the cell is going to perform. That's how you need to explain this question.
क्लियर है? तो ज्यादा कुछ है नहीं, मेनली आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल बता दो, बस वो पूछ रहा है आपसे क्लियरली यहाँ पे, ठीक है? चलो, नेम द टिश्यूज विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट वी इनहेल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। टिश्यू का नाम बताना है जो टिश्यू किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ऑक्सीजन के। तो यानी कि क्वेश्चन को बड़ा घुमा दिया है, और क्वेश्चन कहां से है? क्वेश्चन आपका है ये एनिमल टिश्यू वाले पार्ट से, कह रहा है किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। तो बेटा जी O2 का ट्रांसपोर्ट तो ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड। अब ब्लड के कंपोनेंट्स भी पूछे गए हैं, तो भैया ब्लड के अंदर एक आपको मिलते हैं क्या? आपके ब्लड सेल्स, ठीक है? क्या मिलते हैं आपको? इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना? ब्लड की बात की गई है। ब्लड के बेटा जी दो कंपोनेंट्स हैं, एक है प्लाज्मा विच इज द मैट्रिक्स, और दूसरे हैं आपके ब्लड के सेल्स, ठीक है? क्या हो गए? ब्लड के सेल्स। अब ब्लड सेल्स जो होते हैं बेटा जी वो तीन टाइप के हो गए यहाँ पे। आपके पास आरबीसी हो गया, आपके पास डब्ल्यूबीसी हो गया, एंड वी हैव प्लेटलेट्स, ठीक है? क्या हो गया हमारे पास? प्लेटलेट्स हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर है? अच्छा, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास हमारा जो आरबीसी है बेटा, उस आरबीसी के अंदर आपको मिलता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है एक्चुअल में? कैरी करता है इस ऑक्सीजन को, जिसको आप अपनी 10th क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया हमने। वैसे आपको दोनों में से एक करना है, तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दीज, ठीक है? तो कौन सा टिश्यू है? ब्लड, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। उसकी कॉम्पोजिशन हमने यहाँ पे लिख ही दिया है, ठीक है? चलो आगे चले। ओके, डायग्राम दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है जी? तो यहाँ पे दिया है ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 में। अच्छा, द डायग्राम शोज द crop harvesting pattern followed by a farmer. Bed 1, bed 2, bed 3 are different parts of the farm. What is the common term used for this crop pattern? अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ईयर 1 में पहले उसने टोमेटो लगाया, फिर बीन लगाया, फिर कैरेट लगाया। उसके बाद फिर क्या करा? ईयर 2 में कैरेट है, फिर टोमेटो, फिर बीन के बाद कैरेट टोमेटो। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे? क्रॉप रोटेशन। क्या चल रही है बेटा जी यहाँ पे? क्रॉप रोटेशन चल रहा है यहाँ पे। तो वही पूछा है आपसे। तो कौन सा कॉमन टर्म यूज करते हैं इसके लिए हम लोग? क्रॉप रोटेशन। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द क्रॉप हार्वेस्टिंग पैटर्न शोन इन द डायग्राम? एडवांटेज क्या होगा इसका? इसका एडवांटेज ये होगा कि आप एक साल में, इन 1 ईयर, ठीक है, यू कैन ग्रो मोर देन 2 क्रॉप्स, मोर देन 1 to 2 क्रॉप्स। एक या दो क्रॉप से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? क्रॉप्स को उगा सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है? एंड विदाउट यू नो डिग्रेडिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है? विदाउट डिग्रेडिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं 13th क्वेश्चन पे। काफी आसान क्वेश्चन है, एनर्जी करेंसी पूछी गई है आपसे। तो एनर्जी करेंसी क्या होती है भाई? एनर्जी करेंसी होती है एटीपी। फुल फॉर्म क्या है इसका? एडेनोसाइन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म। What? Write it in expanded form. Already we have done that. Which cell only related to this? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया इससे रिलेटेड होता है। कौन रिलेटेड होता है इससे भैया? माइटोकॉन्ड्रिया इससे रिलेटेड होता है। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मूव करते हैं आगे हम लोग। What are the small pores observed in the epidermis of the leaf called? क्या बोलते हैं भैया जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? तो ये जो पोर्स होते हैं बेटा, इन पोर्स को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा के फंक्शंस की बात की जाए, ठीक है ना, तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? गैसियस एक्सचेंज। क्या फंक्शन हो जाएगा? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है? सेकेंड फंक्शन की बात करूं बेटा अगर मैं, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास आपका ट्रांसपिरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना? तो ये दो इसके फंक्शंस हो गए, और क्या है हमारा? स्टोमेटा। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम हमारे 15th क्वेश्चन पे। थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है? चलो, तो आइडेंटिफाई करना है हमें यहाँ पे। या तो आप ये वाला कर सकते हो, फॉलोइंग टिश्यूज, या आप नीचे वाले क्वेश्चन को कर सकते हो, ए बी सी, इसके पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? या आप ये कर सकते हो। तो 3 आपको यहाँ पे चॉइस दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। तीनों में से कोई भी आप एक क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? चलो, तो हमें तो तीनों को ही सॉल्व करना है, ठीक है? चलो आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टिश्यूज। पहला है एपिथेलियल टिश्यू विच आर
पिलर लाइक, यहीं से समझ आ गया हमें, पिलर लाइक है तो कौन से होंगे भैया, पिलर लाइक है तो क्या नाम हो जाएगा, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, कैपिलरी टिश्यू का नाम क्या होगा, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। The cells of the tissue are filled with fat globules, फैट भरा रहता है इनमें। क्या है टिश्यू ये, एडिपोस टिश्यू। कौन सा टिश्यू है भैया, एडिपोस टिश्यू। क्या काम है एडिपोस टिश्यू का, एक तो ये फैट स्टोर कर रहा है, दूसरा ये इंसुलेटर का काम कर रहा है, बॉडी हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहा। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ दिस टिश्यू पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सीलिएटेड है, कौन है हमारा, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है जी, अच्छा। इट गिव्स बॉयंसी टू लोटस टू हेल्प इट स्टे फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोट, बेसिकली फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है, तो कौन सा टिश्यू होने वाला है ये, एरेनकाइमा। ठीक है, कौन सा होने वाला है, एरेनकाइमा, विच इज एक्चुअली अ स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा, जो कि क्या करते हैं, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को, एज इनके अंदर क्या मिलेंगे आपको, एयर कैविटीज मिलेंगी। ठीक है, टिश्यू प्रेजेंट इन लंग एल्वेलाई। लंग एल्वेलाई में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है भैया, जल्दी बताएंगे फटाफट से, कौन सा टिश्यू मिलेगा आपको लंग एल्वेलाई के अंदर, यहाँ पे एक्सचेंज का काम हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना, क्या मिलेगी आपको, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर ये आपको आते हैं तो कम लिखना पड़ेगा और 5 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। इसीलिए फोकस करो कंसेप्ट्स पे, रटने से कुछ नहीं होता, जस्ट फोकस ऑन योर कंसेप्ट्स। इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर देन द क्वेश्चंस आर लाइक दैट इन बायो, दैट यू डोंट नीड टू राइट वेरी मच, राइट। ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा नहीं लिखना, आपको सिर्फ 1-2 वर्ड ही लिखना होता है, एंड यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स इन दैट। यहाँ पे चांस नहीं है मार्क्स कट होने का। ठीक है, अब जैसे चांस कहाँ है मार्क्स कटने का, इन टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने को आ जाता है ना। तो ऐसा दिया हुआ है, एंडोसाइटोसिस को एक्सप्लेन करना है, प्लाज्मोलाइसिस को हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलो, एंडोसाइटोसिस क्या होता है बेटा, देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस में साइटोप्लाज्म के अंदर। सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच मटेरियल गेट्स एनगल्फ्ड बाय द सेल इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो ये क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच मटेरियल्स या सब्सटेंसेस, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, substances are engulfed by the cytoplasm of the cell। और ये कहां देखने को मिलता है हमें, अमीबा के केस में देखने को आपको ये मिलता है। फिर आपको बताना है प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, मैंने कल ही बताया था, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब भी हमें एक प्लांट सेल को कहां डाल देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो क्या कर जाता है, उसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है, और इसी फिनोमेना को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम यहां लिख सकते हैं, श्रिंकेज ऑफ प्लांट सेल प्रोटोप्लाज्म अपॉन पुटिंग इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किसमें डाल देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम इसको डाल देंगे। ठीक है जी, क्लियर है। What will happen if the organization of a cell is damaged due to certain physical or chemical reasons? क्या हो अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। What will happen if the organization of a cell is damaged due to certain, तो क्या होगा अगर सेल का आपका डैमेज हो जाएगा, तो लाइसोसोम क्या कर जाएगा भैया, बर्स्ट कर जाएगा, और पूरे सेल को क्या कर लिया जाएगा, इनगल्फ कर लिया, मतलब पूरे सेल को क्या कर, डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो अगर हमारा सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है ना, तो होगा क्या, उससे आपका जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट कर जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, लाइसोसोम बर्स्ट करेगा। ठीक है, और उसके जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, स्प्रेड कर जाएंगे ऑल ओवर। ठीक है, स्प्रेड कर जाएंगे ऑल ओवर, और अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगा, डाइजेस्टेड। ठीक है, अल्टीमेटली हम बोलेंगे सेल ने क्या कमिट कर लिया, सुसाइड। ठीक है, सेल हैज कमिटेड सुसाइड, राइट। हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो CO2 जाता है किसके थ्रू भैया, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, और वाटर जाता है बेटा जी
ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। याद रखना हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी दोनों ही चीजें, ठीक है। चलो अब एक और पार्ट है यहाँ पे, अच्छा सेम ही पार्ट है, वो यहाँ पे भी लगा दिया गलती से, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट, ठीक है। तो इसको हटा ही देते हैं, ये बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लेट जस्ट डिलीट इट, ओके। चलो दैट मीन्स हमने 15th क्वेश्चन कर लिया अपना। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा 16th क्वेश्चन। कह रहा है डायग्राम को पढ़ो, पहले समझो, पहले डायग्राम कह रहा है स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ द बैक्टीरियल सेल and answer the following questions. The bacterial cell shown in the diagram does not have a well defined nucleus. तो किस टाइप का सेल होगा वो? ये हो जाएगा बेटा जी हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। कैसा सेल हो जाएगा आपका ये? प्रोकैरियोटिक सेल। Identify and name the part numbered as 1 in the diagram. 1 क्या है? ये तुम्हारे पास 1 सबसे बाहर वाली कवरिंग है, तो बाहर क्या मिलता है आपको? सेल वॉल। तो 1 क्या हो गया आपका? सेल वॉल, ठीक है। नंबर 3 बताना है, ठीक है, डायग्राम उसका फंक्शन भी बताना है। नंबर 3 क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती क्या है बेटा जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नंबर 3 हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हो गया? इट इज सेलेक्टिवली परमेबल नेचर, इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ, इट अलाउज एंड रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री and exit of few molecules across the cell, across the cell। क्लियर है? अच्छा, तो या तो ये बताना था या बताना था हमें हमारा आइडेंटिफाई द पार्ट शोन इन द नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या दिखाया गया आपको बेटा जी? नंबर 2 में आपको क्रोमैटिन दिखाया गया है, और क्रोमैटिन के अंदर आपको क्या मिलता है? डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। कर चुके हैं हम, पहला क्वेश्चन था हमारा ये, क्या मिलता है? डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है जी। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द लास्ट क्वेश्चन। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो काफी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सैंपल पेपर, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सैंपल पेपर 3 सक्सेसफुली। कोई डाउट होता है किसी चीज में तो आई एम ऑलवेज हियर, यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो अपना, ठीक है। देखो 9th क्लास का मतलब सिर्फ 9th क्लास पार करना ही नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को एक बेस तैयार करना है इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर बायोलॉजी स्ट्रीम, ठीक है। तो एक हम बेस तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, जितना अच्छा बेस रहेगा उतना ही कम आपको दिक्कत आएगी व्हेन यू आर इन योर 11th एंड 12th, ठीक है। तो उतनी ही मेहनत थोड़ी सी हमें कम करनी पड़ेगी, राइट। तो इससे अच्छा ये है कि अभी इसी टाइम पे मेहनत कर लो, ठीक है। आगे थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी सेल को, क्योंकि सेल आप यहां पढ़ रहे हो 9th क्लास में, आपको 11th में भी सेल पढ़ना है थोड़ा और डिटेल में। तो बेस क्लियर रहेगा तो उसमें आप चीजों को इजिली एड ऑन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आपने टिश्यूज पढ़ा है, वहां पे भी आपको टिश्यूज पढ़ने को मिलेगा, ऑल्दो वो एनसीईआरटी ने कट करा दिया है सिलेबस में 11th क्लास में, ठीक है। बट यस, नीट के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो चीजें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हमारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये जो चैप्टर इसका वेटेज ऑलरेडी कम होता है, ठीक है। तो जस्ट इसको पढ़ना है, समझना है अच्छे से, ठीक है। जो भी क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं आपके, ठीक है, या फिर हमारे एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चंस हैं, कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है, राइट। आपके कौन कौन सी वेराइटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, राइट। सो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, क्यों कराते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को। एंड यस, डेफिनेटली 9th इज it is a class where you can prepare yourself to do better in your class 10, ठीक है। चलो, so I'll see you in the next video जहां पे हम सैम्पल पेपर 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।